हेलो, आप सबका मेरे चैनल इस रीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एक्ट नंबर 2 1974 के चैप्टर 2 जो कि दंड न्यायालय या कार्यालय के गठन के संबंध में है, जो धारा 6 से लेके 25A में है, कि धारा 24, 25 और 25A को बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और मेरे द्वारा आपको इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किया जाता है लॉ के संबंध में। आपको लॉ की अच्छी नॉलेज मेरे चैनल पर दी जाएगी। आइए देखते हैं धारा 24। लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय के अभियोजन के लिए, अपील के लिए या अन्य कार्यवाहियों के संचालन के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी और एक से अधिक अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी नियुक्ति कर सकती है। मतलब क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय या केंद्र सरकार क्या करती है? उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय में जो अभियोजन होता है या अपील होती है या अन्य कार्यवाहियों का संचालन के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगा और एक से अधिक जो है अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगा। फिर दूसरा खंड कहता है केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में ऐसे मामले या वर्ग के मामले के संचालन के लिए संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति कर सकती है। अब यहाँ देखिए, वहाँ पे था कि जो है क्या करेगी, कर सकती है। ये मैंडेट न्यायालय का विवेक हो गया कि न्यायालय करे या ना करे। फिर कह रहा है कि प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। अब यहाँ पे देख दीजिए, मैंडेटरी हो गया, करना ही है। जिले के किसी एक या अधिक अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। मतलब सेकेंड खंड कहता है कि केंद्र सरकार प्रत्येक जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले के लिए के संचालन के लिए क्या करेगी? एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। और तीसरा खंड कहता है प्रत्येक जिले की राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, जो जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक की भी नियुक्त कर सकती है। परंतु जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थित लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि जो राज्य सरकार है, जिले के लिए अगर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त की है तो उसको जो है अन्य जिले में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। वहां का भी वह लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक का कार्य कर सकता है। अब चौथा खंड देखिए, कहता है जिला मजिस्ट्रेट जो डीएम है वह सेशन न्यायालय के परामर्श, जो सेशन न्यायाधीश है उसके परामर्श से किसी व्यक्ति के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, जो उसकी राय में उस जिले के लिए जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए योग्य है। मतलब कह रहा है कि जो डीएम है वह जो सत्र न्यायालय के परामर्श पर सत्र न्यायाधीश के परामर्श पर क्या करेगा? ऐसे व्यक्तियों का एक नाम का तैयार करेगा और उस जिले में जो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक उसी पैनल में से नियुक्त किया जाएगा। फिर पांचवां खंड कहता है कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा इस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जबकि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन डीएम द्वारा तैयार किए गए पैनल में नहीं है। मतलब क्या कहता है कि कोई व्यक्ति को तब नहीं नियुक्त किया जाएगा लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक जबकि उसका नाम जो डीएम द्वारा पैनल तैयार किया गया हो उसमें उसका नाम नहीं है। फिर छठवां खंड कहता है कि उपधारा 5 की किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य का अभियोजन अधिकारी का नियमित कैडर है, वहां राज्य सरकार ऐसा कैडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही एक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। मतलब कह रहा है कि अगर 5 में कोई प्रावधान है उसको छोड़ते हुए अगर कोई राज्य में कोई अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर है तो कैडर में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा।
परंतु राज्य सरकार की राय में ऐसे कैडर में कोई व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, अर्थात कोई एलिजिबल व्यक्ति वहां पे नहीं है। वहां राज्य सरकार उपधारा 4 के जो उपधारा 4 में जिला मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा जो तैयार किया गया पैनल है, यथास्थित लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। आप देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर से अभियोजन अधिकारियों का एक कैडर अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजक का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो पद शामिल है, और उसमें उस पद का सहायक लोक अभियोजक भी चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो पदोन्नत के लिए उपलब्ध किया जाएगा। अभियोजन अधिकारी से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। कोई व्यक्ति उपधारा 1 और उपधारा 2 या 3 और 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए पात्र तभी होगा जबकि वह 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता हो। मतलब कह रहा है कि 1, 2, 3 और 6 के अधीन कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तभी नियुक्त होगा जबकि वह 7 वर्ष तक का विधि व्यवसाय करता है, तभी वह नियुक्त होगा, वरना नहीं होगा। 8 कहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामले के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को जो कि कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय करता है विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। मतलब कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट किसी मामले के लिए या किसी वर्ग के मामले के लिए क्या करेगी, ऐसे व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है जो कि 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता हो। परंतु न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए कह रहा है कि अगर पीड़ित व्यक्ति है अभियोजन की सहायता में अपनी पसंद का अधिवक्ता मुकर करने के लिए अनुज्ञात कर सकता है। अगर वो जो है पीड़ित व्यक्ति विक्टिम है और वह चाहता है कि अपना प्रोसिक्यूशन के लिए में सहायता करने के लिए एक जो है अधिवक्ता नियुक्त करना है तो वह कर सकता है। उपधारा 7 और 8 के प्रयोजनों के लिए इस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो सेवाएं की है, चाहे इस संहिता के प्रारंभ के पहले की हो या पश्चात, यह समझा जाएगा कि ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। मतलब कह रहा है कि अगर 7-8 के अधीन अवधि के बारे में है तो ऐसा व्यक्ति प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन के रूप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या सेवाएं की हो तो यह समझा जाएगा कि वह उस अवधि के दौरान अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। अब आ जाइए धारा 25। धारा 25 क्या कहती है? सहायक लोक अभियोजक की बात करती है। सहायक लोक अभियोजक मतलब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करती है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जो कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वहां पे अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। यहाँ यह बात ध्यान रखने वाली है कि जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में नियुक्त होता है वह एपीओ या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं या एपीपी भी कहते हैं उसे, और जो सत्र न्यायालय के कोर्ट में नियुक्त होता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पीपी कहते हैं। अब एक क्या कहता है, केंद्र सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या वर्ग के मामले के संचालन के लिए के प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। मतलब कह रहा है कि केंद्र सरकार चाहे तो वह किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक या एक से अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। 2 कहता है उपधारा 3 में उपवर्णित के सिवाय
कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं है। मतलब 3 में जो बताया गया है प्रावधान को छोड़कर कोई पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। 3 कहता है जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है। कह रहा है कि जहां पे जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है विशिष्ट मामले में उपलब्ध नहीं है, वहां पे जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है, परंतु किसी पुलिस अधिकारी को इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध का अन्वेषण करने में भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त को अभियोजित किया गया। मतलब कह रहा है कि पुलिस अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया है, तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसके लिए कि अभियुक्त को जो अभियुक्त है उसको अभियोजित किया गया है, या फिर वो जो है निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है, निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का है, तो वह उसे नहीं नियुक्त किया जाएगा। मतलब सब इंस्पेक्टर रैंक से बिलो होगा तो उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी मतलब आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक चार्ट से बताती हूँ। जैसे न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहां पे कौन नियुक्त होगा? पीपी नियुक्त होगा। कौन नियुक्त करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक एक पीपी नियुक्त करेगा। किसकी परामर्श पर? तो हाई कोर्ट की परामर्श पर एक एक पीपी को नियुक्त कर सकता है जो है। फिर कह रहा है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसमें क्या होता है? उसमें भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, पीपी होता है। वह जो है कौन नियुक्त करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो विवेकी होता है, करे या ना करे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है, आज्ञापक है, उसे जो है एक पीपी को सत्र न्यायालय में नियुक्त करना होता है। अब आइए मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चाहे उसे एपीओ कहते हैं या एपीपी कहते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए विवेकी है, करे या ना करे, चाहे तो कर सकता है या ना करे। फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी होता है, आज्ञापक होता है कि वह एपीओ की नियुक्ति करे। इस तरह जो है आप इस चार्ट से भी आसानी से समझ सकते हैं कि क्या प्रावधान है। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस आई थी। क्या कहता है? एक केस थी जो है सुनील कुमार पाल बनाम फाटा शेख 1984-80 के मामले में यसी ने कहा था पीपी को अभियुक्त की ओर से मामले की पैरवी नहीं करनी चाहिए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वह अभियुक्त के ओर से मामले की पैरवी नहीं करनी चाहिए उसे। लेकिन टीपी राजेंद्रन बनाम पीवी अयप्पन 1986 CRLJ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट जनरल को किसी अभियुक्त की ओर से मामले की पैरवी करने का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जा सकता है। जो एडवोकेट जनरल है वह अभियुक्त की ओर से किसी मामले की पैरवी करने का जो आदेश है वह जो गवर्नर है उसके द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि जब तक 24 के तहत एडवोकेट जनरल को औपचारिक रूप से पीपी के रूप में न नियुक्त किया जाए वह पीपी का कार्य नहीं करेगा। मतलब कह रहा है कि अगर एडवोकेट जनरल को ऐसा कार्य करने के लिए एथराइज किया जाएगा तभी वह करेगा, वरना वह नहीं करेगा। अब जो है और कौन सी केस आई थी? तो एक केस आई थी के जोन्स बनाम केरल राज्य। इस मामले में निर्णय दिया गया था कि 24 का जो 6वां खंड है उसके स्पष्टीकरण के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो 6वां खंड है उसके स्पष्टीकरण का प्रभाव था वह समाप्त कर दिया गया है। और एक केस आई थी अधीक्षक बनाम विधि परामर्शी पश्चिम बंगाल बनाम प्रफुल्ल माझी 1976 CRLJ का केस था। अधीक्षक और विधि परामर्शी पश्चिम बंगाल बनाम प्रफुल्ल माझी का केस 1976 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 वर्ष और 10 वर्ष की गणना करने में न्यायिक सेवा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे विधि व्यवसाय में रत नहीं होते। जो न्यायिक सेवा में है उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वह विधि व्यवसाय नहीं करते हैं।
क्योंकि आप जब देखेंगे तो बताता है ना कि जो पीपी होगा या एपी होगा, पीपी होगा, उसे 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और विशेष जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और एक केस आया था शिव नंदन पासवान बनाम बिहार राज्य। इसमें कहा गया था कि सरकारों के बदलने पर सामान्यतः जो लोक अभियोजक होता है वह प्रवर्तित हो जाता है। अगर सरकार दूसरी होती है तो लोक अभियोजक दूसरा होता है, फिर जब सरकार बदल जाती है तो लोक अभियोजक को नियुक्त कर दिया जाता है। मामले के न्यायालय में प्रसंगत किया गया है कि न्यायालय ने कहा कि यह अनियमितता है, अवैध कार्रवाई नहीं है। यह अनियमितता होती है, अवैध कार्रवाई नहीं होती है। अब आइए देखते हैं अभियोजन निदेशालय किसमें है। धारा 25A में क्या कहता है कि राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना कर सकती है, जिसमें जो है एक अभियोजन निदेशक और उसके अभियोजन उप निदेशक होंगे, जो कि ठीक समझे। मतलब कह रहा है कि अभियोजन निदेशालय राज्य सरकार स्थापना करेगी और उसमें क्या होगा, एक अभियोजन निदेशक होगा और जो है उतने उप निदेशक होंगे जितना कि वह ठीक समझे। ठीक है। दूसरा इसका उपधारा कहती है, जहां कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए पात्र तभी होगा जब अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का वो जो है व्यवसाय किया है, और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहमत पर ही होगी। मतलब कह रहा है कि जो व्यक्ति होगा वह कैसे नियुक्त होगा, तो ऐसा व्यक्ति 10 वर्ष का जो है विधि व्यवसाय करता होगा तभी नियुक्त होगा। साथ ही जो उच्च न्यायालय है उसका जो सीजे है उसकी अनुमति से ही होगा। तीसरा उपधारा कहती है, अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा और वह राज्य सरकार के गृह विभाग के गृह विभाग का प्रधान प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। कह रहा है जो अभियोजन निदेशालय होगा वह जो है उसका जो प्रधान होगा वह राज्य के गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण में कृत्य करेगा। प्रत्येक अभियोजक उप निदेशक जो अभियोजन निदेशक है उसके नियंत्रण में होगा। फिर 5वां खंड कहता है कि राज्य सरकार धारा 24 की उपधारा 1 और 2 के अधीन उच्च न्यायालयों में मामले के संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक को अभियोजक निदेशालय के अधीन होगा। मतलब 5वां कहता है जो 24 के 1 या 8 में जो नियुक्त किए गए हैं उच्च न्यायालय में मामले का संचालन करने के लिए, चाहे वह लोक अभियोजक हो या अपर लोक अभियोजक हो या विशेष लोक अभियोजक हो, सभी अभियोजन जो निदेशक है उसके अधीनस्थ होगा। फिर राज्य सरकार धारा 24 की उपधारा 3 या 8 के अधीन जिला न्यायालय के मामलों में संचालन करने के लिए नियुक्त किया गया प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक धारा 25 की 1 के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक सहायक लोक अभियोजक भी जो उप निदेशक होगा उसके अधीन होगा। मतलब कह रहा है कि अगर जो है उच्च न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए पीपी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है, वह अभियोजन निदेशक है उसके नियंत्रण में होगा। जबकि लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट में अगर कोई मामले का संचालन करने के लिए नियुक्त कोई पीपी है, लोक अभियोजक है या अपर लोक अभियोजक है या विशेष लोक अभियोजक है या 25A के तहत सहायक लोक अभियोजक है, वह अभियोजन जो उप निदेशक होगा उसके नियंत्रण में होगा। अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक की शक्तियां और कृत्य वे क्षेत्र जिसके अंतर्गत वह अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाता है वे होंगे जो कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मतलब कह रहा है जो अभियोजक निदेशक है या निदेशालय है वह अभियोजक निदेशक या अभियोजक उप निदेशक है, उसके वही कार्य और शक्तियां होंगी जो कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा
गजट में प्रकाशित करे। फिर 8वां खंड कहता है कि लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा में उपलब्ध राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। मतलब कह रहा है कि लोक अभियोजक के जो कृत्य हैं उसके पालन करने में इस धारा में जो उपबंध किया गया है वह महाधिवक्ता है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। इसको भी थोड़ा शार्ट में देख लीजिए, थोड़ा याद करने के लिए कि क्या होगा। अभियोजन निदेशालय होगा किसमें 25A में जो है वो किसके नियंत्रण के कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगा। जो गृह मंत्रालय है उसका प्रधान होगा गृह मंत्रालय के जो प्रशासनिक अधिकारी होगा उसके नियंत्रण में होगा। और वह जो है अभियोजन निदेशालय होगा उसके नियंत्रण में। अभियोजन निदेशालय में कौन होगा, तो अभियोजक निदेशक होगा। निदेशक हाई कोर्ट में क्या होगा, पीपी होगा जो हाई कोर्ट में होगा। और अभियोजक उप निदेशक होगा जो कि 10 वर्ष का विधि व्यवसाय करा हो ऐसा व्यक्ति होगा। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा कोर्ट ऑफ सेशन में, और एपीपी या एपीओ मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उसके नियंत्रण में होगा। मतलब कह रहा है कि जो पीपी होगा हाई कोर्ट में वह अभियोजक निदेशक के नियंत्रण में होगा, लेकिन जो जिला कोर्ट में सत्र न्यायालय में जो पीपी होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी होगा या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, वह अभियोजन उप निदेशक के नियंत्रण में होगा। जो अभियोजन निदेशालय है उसमें ऐसा व्यक्ति नियुक्त होगा जो कि 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो, और जो अभियोजक उप निदेशक है वह भी 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होगा। कौन नियुक्त करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगा। किसके परामर्श पे, उच्च न्यायालय के सीजे की सहमत पर। एक बार और देख लें जो है अभियोजक निदेशालय होगा राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार के किस में, गृह विभाग के जो उसका प्रधान होगा अभियोजन निदेशालय का, गृह विभाग के प्रशासनिक अधिकारी होगा उसके नियंत्रण में होगा। फिर अभियोजन